Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. स्टूडेंट्स, अगर आपको कल के पढ़ाए टॉपिक्स में दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay, so we completed this paragraph, post independent India. Am I right? हमने ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था कल. Yes, ma'am. Okay, so let's start from this one. So far we have focused on the quantitative aspect of water scarcity. अभी तक हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया है कि कैसे यहाँ पर पानी की कमी जो है वो किन किन चीजों पर, किन किन फैक्टर्स पर बेस्ड है. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. अभी तक जो हमने पढ़ा था ये देखा था कि कहीं पे वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है, कहीं पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, नीचे डिप्लीशन हो रहा है उसका. अब हम उन सिचुएशंस के बारे में जानेंगे जहां पर पानी काफी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वहां पे जो लोग हैं उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है और वो वाटर स्कार्सिटी से सफर कर रहे हैं, यानी कि पानी की कमी से सफर कर रहे हैं. दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. अब इसका पहला एक रीजन जो इन्होंने दिया है वो ये है कि ये जो कमी आ रही है यहाँ पे पानी की, वो इसलिए भी हो सकती है कि क्वांटिटी में तो अच्छा है पानी, लेकिन जो क्वालिटी है पानी की वो खराब है. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides, and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. अब काफी समय से लोगों के बीच में जो वो चिंता का विषय आ रहा है वो ये है कि पानी तो बहुत कुछ है, काफी अच्छा है, मतलब एज एन अमाउंट में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब है. और वो खराब क्यों है? कि जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से. अब वो पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है? डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो पानी में छोड़ा जा रहा है, फ्रेश वाटर में छोड़ा जा रहा है, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, ये सारी ही चीजें पानी को खराब कर रही हैं. अब एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं वो भी चीजों को खराब करते हैं, thus making it hazardous for human use. इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है ह्यूमन यूज के लिए, क्योंकि जो पानी खराब है उसका इस्तेमाल वो एग्रीकल्चर के अंदर करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है. केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हो. अब इंडस्ट्रीज के अंदर तो अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. वो भी अगर वो फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि पोल्यूशन अलग लेवल पे जाएगा. तो यही कुछ यहाँ पर पहले हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, अब ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. एक तरीके से समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. India's rivers, especially the smaller ones, have all turned into toxic streams. अब इंडिया की जितनी भी नदियां रही हैं, जितनी भी छोटी नदियां हैं, वो अब क्या बन चुकी हैं? टॉक्सिक स्ट्रीम्स बन गई हैं, यानी कि वो पूरी तरह से पल्यूट हो गई हैं. एंड इवन द बिग वंस लाइक द गंगा एंड द यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर. और जो बड़ी नदियां हैं जैसे कि गंगा और यमुना, वो भी बहुत दूर हो चुकी हैं उस चीज से कि वो प्योर कहलाए. The assault on India's rivers from population growth, agricultural modernization, urbanization, and industrialization is enormous and growing by the day. This entire life stands threatened. अब यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि हमारी छोटी नदियां तो पल्यूट हो ही गई हैं, साथ साथ बड़ी नदियां जो हैं वो भी अब प्योर नहीं रही हैं. अब ये जो इंडिया की रिवर्स है, जितनी भी नदियां हैं, ये क्यों इतनी ज्यादा खराब हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा आ गया है,
अर्बनाइजेशन जैसे कि शहरीकरण जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा है। इसका इन सारी चीजों का बहुत बड़े लेवल पर ये तो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और उसकी वजह से हमारी जो नदियां हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनको पोल्यूशन दिन पे दिन बढ़ गया है। इस वजह से सबकी जो जिंदगियां हैं वो एक खतरे में है। ये जो रिपोर्ट है ये सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 के अंदर इन्होंने पब्लिश करी थी। तो ये पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन सोच सकते हैं आप कि 1999 के अंदर जब इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे रखा है तो आज के जमाने में क्या कंडीशन रही होगी। ठीक है, you may have already realized the need of the hour is to conserve and manage our water resources, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. अभी जो मेन पॉइंट बताया जा रहा है, आपको रियलाइज किया कराया जा रहा है, यहाँ पे फ्रेज दे रखा है द नीड ऑफ द आवर, यानी कि अभी जो एकदम अर्जेंट बेसिस पे जो हमें एक्शंस लेने हैं उस पे क्या चीजों पे लेने हैं। पहली बात तो हमें कंजर्व करना है और मैनेज करने हैं अपने वाटर रिसोर्सेज, सेफगार्ड करना है, यानी अपने आप को जितने भी हेल्थ हजार्ड्स आ रहे हैं अभी, जैसे कि अभी प्रेजेंट कंडीशन देखी जाए तो अभी हम लोग वैसे ही एक पैंडेमिक से डील कर रहे हैं, तो वो अगर उसके अलावा ये नहीं था जब, तो उससे पहले भी हमारे ऊपर काफी सारे हेल्थ हजार्ड्स थे, हमारे ऊपर काफी सारी दिक्कतें थी, तो उनको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, उनसे हमारे अपने आप को बचाना भी बहुत जरूरी है। हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी देखना जरूरी है कि फूड जो हम खा रहे हैं उसके अंदर ज्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज ना हो, क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे हमारी हेल्थ पे ही इफेक्ट करेंगे। और साथ साथ कंटिन्यूशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स, यानी कि जो हमारी जीवनी है, जो हम नौकरियां कर रहे हैं जिससे हमारे पास में प्रॉपर सोर्स ऑफ मनी जो है वो एक तरीके से मेंटेन है, उसको भी कंटिन्यूटी में रखना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को भी कंटिन्यूटी में रखना है, और जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उसको खराब होने से भी हमें बचाना है। तो ये है द नीड ऑफ द आवर, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हमें बचा के रखना है। Over the exploitation and mismanagement of water, resources will impoverish the resource and cause ecological crises that may have profound impact on our lives. अब ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी ओवर यूज जो हम कर रहे हैं और ये मिसमैनेज तरीके से जो हम पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आगे जाके हमारा ये जो रिसोर्स है वो एकदम खराब हो जाएगा, इम्पोविश हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा, और इससे हमारे इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होने वाला है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। इस पैराग्राफ और उससे ऊपर ये जो डिस्क्रिप्शन था उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। Ma'am, what do you mean by threatened? खतरा। Okay, ma'am. ओके, अब है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जैसा कि हमने अभी ऊपर ये चीज पढ़ी है कि कैसे हमें अपने मिसमैनेजमेंट जो है वाटर रिसोर्सेज का उसको ठीक करना है, ये हमारी द नीड ऑफ द आवर है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, हम ये सब देखेंगे कि कैसे हमें इनको कंजर्व करना है और कैसे हमें इन्हें मैनेज करना है। आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से अगर देखा जाए तो काफी पुराने समय से ही हमारे यहाँ पर काफी अच्छे तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जैसे कि डैम्स हो गए, स्टोन रिबल हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, लेक्स हो गए, एम्बैंकमेंट्स हो गए, कैनल्स हो गए। ये सारी चीजें एंशियंट यानी कि हिस्टोरिकल टाइम से ही बनाई जा रही हैं, जिससे जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, जैसे जो हम एंशियंट टाइम के अंदर जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर भी उन्होंने अपने तरीके से पानी को किस तरह से कंजर्व करके रखना है, किस तरीके से इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें उन्होंने उस जमाने में डेवलप कर ली थी, और उसके बाद से ही आज भी ये चीजें हो रही हैं। तो इस ट्रेडिशन को मॉडर्न इंडिया के अंदर भी कंटिन्यू किया गया। ठीक है, रिवर बेसिन्स जो थे उनके उन पर डैम्स बनाए गए, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं। डैम बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई इसका सिर्फ पॉजिटिव एडवांटेज ही जो है वो आपके सामने निकल के आएगा, आपने डैम बना लिया तो सब चीजें प्रॉपरली हो जाएंगी। कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, उसके बारे में हम लेटर ऑन बाद में पढ़ेंगे।
But first start reading this. But how do we conserve and manage water? लेकिन अब हम कैसे कंजर्व करें और कैसे मैनेज करें पानी को? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. Archaeological और historical records जो रहे हैं, जितने भी पुराने records मिले हैं, उसमें से हमें देख करके पता पड़ा है कि हमारे पहले से ही यहाँ पर इस तरह की चीजें बनाई जाती थी। सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, पानी को कंजर्व और मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, जैसे कि डैम्स यानी बांध हो गए, रिजर्वॉयर्स और लेक्स हो गए, एम्बैंकमेंट्स हो गए, कैनल्स हो गए। और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? इरिगेशन पर्पस के लिए इनको बनाया जाता था। खुद के कंज्यूम करने के लिए तो होता ही था, साथ साथ इरिगेशन जो था वो बेसिक नीड थी उस समय की भी और आज की भी, उसके लिए भी ये बनाए जाते थे। Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. और इसमें कोई सरप्राइजिंग इफेक्ट नहीं है कि हमने ये चीज आज भी कंटिन्यू करी है, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो हमारी आज की जो मॉडर्न इंडिया है उसके अंदर कई सारी रिवर बेसिन्स पे ये बने हुए हैं। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। In the 1st century BC, Sringaverapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system, channeling the flood water of the river Ganga. अब सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया है 1st century के अंदर, श्रीगंगावेरापुरा ये इलाहाबाद के पास में है। यहाँ पर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए कि जो बाढ़ का पानी होता है वो कैसे रिवर जो गंगा है उसमें डाला जाए, उसमें उसको चैनलाइज किया जाए, उसके लिए बनाया गया था। During the times of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation systems were extensively built. चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, उस समय में उन्होंने कई सारे बांध, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप बनाए। Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga, Odisha, Nagarjunakonda, Andhra Pradesh, Benur, Karnataka, Kolhapur, Maharashtra, etc. अब यहाँ पे जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे प्रॉपर एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे इरिगेशन वर्क जो है उस समय में डेवलप किया गया था। उड़ीसा का नाम दिया है, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का और महाराष्ट्र का। In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. 11th century के अंदर भोपाल लेक बनाया गया था जो आर्टिफिशियल लेक था और उस समय में अपने आप में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक हुआ करता था। In the 14th century, the tank in Hauz Khas, Delhi, was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area. 14th century के अंदर यहाँ पर दिल्ली के अंदर हौज खास टैंक बनाया गया था जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था और वो उन्होंने बनवाया था कि सीरी फोर्ट एरिया जो है वहां तक पानी की सप्लाई हो सके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 5 to 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जो प्रॉपरली ये बताते हैं कैसे पुराने समय में इंडिया के अंदर चीजें डेवलप की गई थी। इस ऊपर वाले पैराग्राफ में और इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। मैम फर्स्ट पॉइंट में ये पहले ही बता रखा है कि इलाहाबाद के अंदर सबसे पहले जो पहली 1st सेंचुरी थी उसके अंदर कहाँ पे बनवाया गया था, ये टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 1st सेंचुरी का एक एविडेंस दिया हुआ है कि इलाहाबाद के अंदर सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था जिसमें वो बाढ़ जब आ जाए, जब ज्यादा डाउनपोर हो, हैवी डाउनपोर हो और बाढ़ के हालात पैदा हो तो वो किस तरीके से उस बाढ़ के पानी को शहर से निकाल करके नदी में छोड़ सकें, वो बनाया था इन्होंने। और वो नदी का नाम दिया गया है गंगा, जगह का नाम दिया गया है श्रृंगावेरापुरा, इलाहाबाद के पास में है ये। Is it clear now? Okay. What are dams and how do they help us in conserving and managing water? अब डैम्स क्या हैं और कैसे वो हमारी मदद करते हैं पानी को कंजर्व करने में और मैनेज करने में। Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. Dams जो है वो ट्रेडिशनली पुराने समय से ही इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि कैसे वो रिवर्स के अंदर उनको, जब रिवर्स में बहुत ज्यादा एक आ जाता है कि कहते हैं पानी ज्यादा आ जाता है तो उसको
भी वहां पे वो चैनलाइज करके उनमें डालते हैं, जिससे बाढ़ के हालात ना हो। और कई बार जो है जो प्रॉपर एरिया होता है, एग्रीकल्चर फील्ड होता है, उसके लिए भी वो बनाए जाते हैं कि भाई रेन वाटर जो है उसको स्टोर किया जाए इन डैम्स में, जिससे ये पानी बाद में एग्रीकल्चर फील्ड्स में छोड़ा जा सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके इरिगेशन पर्पस के लिए। तो इसीलिए डैम्स जो है वो बनाए जाते थे ट्रेडिशनल उसमें। Today's dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. आज के जमाने में जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए ही नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी डैम्स बनाए जाते हैं। वाटर सप्लाई किया जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके लिए भी डैम्स बनाते हैं। बाढ़ कंट्रोल करनी हो, उनको फ्लड कंट्रोल करना हो, उसके लिए भी बनाए जाते हैं। रिक्रिएट करना हो, इनलैंड नेविगेशन यानी कि नेविगेशन पर्पसेस के लिए भी, कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा सको, उसके लिए भी इसको बनाया जाता है। और साथ साथ फिश ब्रीडिंग यानी फिशेस जो एक्वेटिक लाइफ है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उसके लिए भी बांध बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मल्टीपल रीजंस हैं कि आज के जमाने के जो बांध हैं वो सिर्फ इरिगेशन के ना होकर के और किन किन पर्पसेस में काम आते हैं। तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई बांध जो आज के जमाने के डैम्स हैं वो किस और पर्पसेस के लिए बनाए जा रहे हैं, देन यू हैव टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स। Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impounded water are integrated with one and another. अब इसीलिए ये बोला गया है कि आज के जमाने के जो डैम्स हैं इनके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की तरह उनको बोला जाता है, जहां पर इम्पाउंडेड वाटर यानी कि जब पानी का लेवल कहीं पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाए और डिफरेंट यूज उसके लिए जाए, उसके लिए ये चीज बनाई जा रही है, इसलिए उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाला गया है। For example, in Satluj Beas River Basin, the Bhakra Nagal project, water is being used both for hydropower production and irrigation. अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनको आप अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाएं कि भाई ऐसे कौन से बांध हैं, कौन से डैम हैं जो आज के इंडिया के अंदर यूज किए जा रहे हैं इरिगेशन के अलावा किसी और पर्पस के लिए भी, तो यहाँ पे दो एग्जांपल है, सतलज ब्यास रिवर और भाखरा नागल प्रोजेक्ट। इन ये दोनों ही जो डैम्स बनाए गए हैं यहाँ पर इरिगेशन के पर्पस के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। Similarly, the Hirakud project in the Mahanadi Basin integrates conservation of water with flood control. उसी तरीके से हीराकुंड प्रोजेक्ट जो महानदी बेसिन में है वहां पे उसको बनाया गया है फ्लड कंट्रोल करने के लिए। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Multi-purpose projects launched after the independence with their integrated water resource management approach were the thought as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. अब यहाँ पे multi-purpose project जो है वो launch किए गए थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। अब क्या हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा चैलेंजेस देखे गए थे एक नेशन को वापस से डेवलप करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो चले तो गए थे हमारे इंडिया से, लेकिन हमारे देश की हालत जो थी उस समय में काफी ज्यादा नाजुक थी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारा देश जो है वो डेवलपिंग स्टेज में शुरुआत कर रहा था उस समय में, क्योंकि वो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उस समय में इन्होंने काफी सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे जिससे डेवलपमेंट हो सके देश का और प्रोग्रेस हो सके, और जो अभी तक पुराने कॉलोनियल पास्ट जो रहा है उसकी जो अपाहिज चीज रही है यानी कि जो कमियां रही हैं हमारे देश के अंदर उससे ओवरकम कर सके, इसलिए यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो डाले गए थे। उन्हीं में थे ये वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाली चीज, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर ये भी था जिससे उनको उम्मीद थी कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India, the reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of urban इकोनॉमी। अब इन्होंने जो उस समय के
प्राइम मिनिस्टर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्राउडली ये चीज बोली थी कि जो डैम्स है वो क्या रहेंगे, मंदिरों की तरह काम करेंगे हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए, कि यानी कि काफी ज्यादा हमारी भलाई करेंगे। अब रीजन क्यों था, ये उन्होंने क्या दिया था कि भाई इससे क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप होगा, हमारे जो रूरल एरियाज हैं, विलेज एरियाज हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो भी सुधरेगी, और यहाँ पे अच्छे लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और अर्बन इकोनॉमी जो है उसके अंदर भी ग्रोथ होगी। तो कहने का मतलब ये था कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, रूरल भी कवर कर लिया, अर्बन भी कवर कर लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर लिया, एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव कर लिया। यही कुछ 3-4 पॉइंट्स थे, और उसके लिए क्या बनाए जा रहे थे, डैम्स बनाए जा रहे थे। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? Ma'am, what is retards? Where it is written retards? Ma'am, sorry, integrated. ओके, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी इसके अंदर काफी सारी चीजें इन्वॉल्व थी। एक जैसे कि ऐसे समझो कि हमारा इंडिया जो है उसके अंदर काफी सारे कल्चर्स और लैंग्वेजेस, अलग अलग बोलने वाले लोग जो है वो साथ में रह रहे हैं, तो साथ में रह करके काम कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था जिसके अंदर काफी सारे वाटर रिसोर्सेज जो थे उनको मैनेज करना था। प्रॉपर अप्रोच उनकी ये थी कि सारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, ये सारी जो चीजें थी उनको साथ में लेकर के हमें मैनेज करके इस तरीके से लगाना था कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए बोला गया है इंटीग्रेटेड। तो सम अप सॉर्ट ऑफ। Okay, ma'am. Okay. In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. अब काफी समय से यहाँ पर इसको क्रिटिकली ऑब्जर्व किया गया है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इनको ऑपोजिशन भी मिला है और कई सारे कारण की वजह से मिला है, यानी इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river aquatic life. अब जैसा मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आएंगे। डैम्स बनाने से सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही नहीं हुई है, नेगेटिव भी हुई है। तो वही अब हम जान रहे हैं कि कैसे ये डैम्स जो बनाए जा रहे हैं उनकी वजह से जो नेचुरल फ्लो होता है किसी भी नदी का वो रोका जाता है, ठीक है, और उसका पानी जो है कहीं और चैनलाइज किया जाता है। उससे होता क्या है, सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है, जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन है वो वहीं रह जाता है। जो फ्लो होना चाहिए नदी के साथ में बह करके सेडिमेंट्स इधर उधर जाने चाहिए, वो चीज नहीं हो पा रही है। वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं, वहीं सेडिमेंटेशन हो जाता है बॉटम में रिजर्वॉयर के। उसकी वजह से जो उसका बेड है, जो एकदम ग्राउंड लेवल है, वो बहुत ज्यादा रॉकी हो जाता है, यानी काफी ज्यादा स्टोन्स जो है वो एक तरीके से सेडिमेंट्स जो है वो सारे उसको रॉकी कर देते हैं, जिनकी पथरीला कर देते हैं काफी, और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। उनके जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ है उनमें काफी दिक्कतें आने लगी हैं। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. The reservoirs that are created on the food plains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, पहले तो ये बताया गया कि वो रॉकी हो रही है स्ट्रीम, ठीक है, रॉकियर हो रही है स्ट्रीम, यानी नदी जो बह रही है उसमें भी काफी ज्यादा सेडिमेंट्स जो है वो एक अलग लेवल पे जा रहे हैं, और उसका बेड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। दूसरा ये है, डैम्स बनाने की वजह से जो नदियां हैं वो भी काफी ज्यादा उनमें दिक्कत आ रही है, उनके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे एज इन कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। और स्पेशली कब, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होता है, जब ये अपने ही तरह के और प्रोड्यूस करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन वाली जो चीज है वो जब की जाती है, प्रोड्यूस ऑफ ऑफस्प्रिंग, वो ये लोग नहीं कर पा रहे, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उस पर असर पड़ रहा है। रिजर्वॉयर्स जो हैं
उनमें उनको इस तरह बनाया जा रहा है कि फूड प्लेन्स जो है उनमें सबमर्ज होते जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा वेजिटेशन है, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सॉइल जो है वो डिकम्पोज होती जा रही है, उसका प्रॉपर यूज ये नहीं ले पा रहे हैं। ये सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो डैम से रिलेटेड है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, okay, students, that's it for today. We are running out of time. Please conjure up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead. God bless you all.